अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ठीक है। ओके, देखो जर्मनी में ना अपने पास तीन तरह टाइप के लोग आएंगे। एक 12th के बाद वाले स्टूडेंट आएंगे, एक 10+3 डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट आएंगे, और एक अपने पास बैचलर्स ऑनवर्ड्स यानी बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी इस टाइप के लोग आएंगे। अभी देखो जर्मनी में ना ये तीनों के लिए रूल्स अलग हैं, इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री करी है तो वो बंदा जर्मनी में मास्टर्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। राइट। ओके विधि, मुझे यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पूछना है कि 12+3 के बाद भी वहां पे मास्टर्स मिलता है, राइट? यस मैम। ओके, तो भले इसने 12+3 किया है, 12+4 किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। ये सबसे इजी कैटेगरी है और अपने पास सबसे ज्यादा बंदे इसी के लिए आएंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर डिग्री करी है, मास्टर करी है। पीएचडी तो हम नहीं करते खैर, पर ज्यादातर जैसे बैचलर्स करी हो और मुझे मास्टर करना है, तो 12+3 है, 12+4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लोग जर्मनी में मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है। ओके। अभी इसमें हमें क्या चेक करना है? तो इसमें हमें ये चेक करना है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी एना बिन की लिस्ट में H+ कैटेगरी में है कि नहीं। ठीक है। ये क्या है? तो आप लोग गूगल पे लिखोगे एनाबीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको एनाबीन वाली? ठीक है, तो आप लोग गूगल पे लिखोगे एनाबीन, तो ये एनाबिन का एक वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा। ये जर्मन लैंग्वेज में होगा, इसको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ये इंग्लिश में इनका आ जाएगा, इसमें इंस्टीट्यूशंस में हमें जाना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपने सर्च कर सकते हैं, अभी आएगा, ये भी इंग्लिश में पेज कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे कंट्री में हमने इंडिया करा। हाँ, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, सॉरी, इंडिया करा। ठीक है, प्लेसेस में मान लो अपनों ने गुजरात डाला। मैम आपकी स्क्रीन स्टॉक है। ये दिख रहा है एनाबीन का? हाँ अभी दिख रहा है। तो ये स्क्रीन इस तरह से अपने को, ये एनाबीन तुम लोगों को कहाँ से नहीं दिखा? एनाबीन दिखा तुमको? ओके, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में जाने का साइड पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट देखने को मिलेगा। मैम इंग्लिश में कहाँ से कन्वर्ट होगा? यहाँ ऊपर ना 2 मिनट रुकेगी ना, तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है जर्मन या इंग्लिश, तो उसमें इंग्लिश में सिलेक्ट करना होता है, और ये होगा क्रोम से ही। क्रोम वाले ही ऑप्शन देते हैं, तो क्रोम में खोलना पड़ेगा इसको। राइट क्लिक करके आ जाता है तो भी देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, मुझे जो आया वो मैंने बताया, तुम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जैसे मान लो कि हम चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, हम डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ही सर्च करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जैसे अपनों ने नाम डाला गुजरात, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज लिस्ट में होगी वो आ जाएगी गुजरात, जो भी है यूनिवर्सिटी। अभी देखो इसमें जैसे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका H+ स्टेटस है। फिर ये गुजरात मरी टाइम यूनिवर्सिटी का प्लस माइनस है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, H+ ही कंपलसरी होना चाहिए। ज्यादातर अपनी यूनिवर्सिटी H+ में ही है, पर फिर भी ये चेक कर लेना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एनाबीन चेक कर लो कि इसका यूनिवर्सिटी H+ में है कि नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला टास्क कि H+ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, एनाबिन की लिस्ट में। अभी दूसरी चीज, जर्मनी में जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो भी जर्मनी का जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका जीपीए अलग सिस्टम है। जैसे दुनिया चलती है उससे ये पूरा उल्टा चलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 10 में से 9 आए तो अच्छा गिना जाता है, इनके यहाँ पे जैसे जो इनका ग्रेड स्केल होता है, ये जर्मनी का ग्रेड स्केल है, तो इसमें से 5 में से 1 जीपीए आया तो अच्छा गिना जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा उनका जीपीए सिस्टम है। तो यहाँ पे गूगल पे तुम लोगों को बहुत सारे जीपीए कैलकुलेटर दिख जाएंगे, इसमें से तुम लोग एक अंदाजा ले सकते हो। और इसका जीपीए कैलकुलेट करने का भी एक लिंक है। विधि, अगर तुम्हारे पास वो लिंक है तो तुम भेज देना इन लोगों को। पर यहाँ पे अपने एक रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि सपोज कोई बंदे का 8 सीजीपीए के ऊपर है, तो उसका 1.6 से लेकर के 2.5 के बीच में जर्मन स्केल जीपीए होता है। ठीक है, ये जितना ऊपर, यानी 1.5, 1.6, 2.5 के बीच में, उतना उसको अच्छा गिना जाता है, अच्छा उसका मेरिट गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दूसरा काम हमें करना है कि उसका जीपीए जर्मन लेवल, जर्मनी के हिसाब से कन्वर्ट करना है कि क्या आता है, तो तुम उसकी सही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को पहले चेक कर लेनी है इस केस में। एक मिनट मेरे को। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज फॉर बैचलर्स डिग्री। और हाँ, ओके, अभी इसमें अपने और बात करेंगे। जैसे बैचलर्स के बाद अगर कोई वहां पे मास्टर्स डिग्री पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो उस केस में मेरी स्क्रीन तुम लोगों को दिख रही है, जो मेरा वर्ड फाइल है? ठीक है, यस मैम। ओके, एक मिनट, मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है, जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। हाँ, ओके। मास्टर्स डिग्री जो है ना, वो 3 टाइप की होती है। एक ओनली जर्मन लैंग्वेज में टॉट मास्टर्स होते हैं। दूसरा दूसरा होता है फ्यूजन, यानी जिसमें 50% जर्मन और 50% इंग्लिश टॉट मास्टर्स होते हैं। और एक होता है 100% इंग्लिश टॉट मास्टर्स। ठीक है, तो जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई की जाती है, तो अपने बच्चे ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसमें 100% इंग्लिश में पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो अपने ये वाला मास्टर अपने स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करके जाते हैं। ये वापस स्टक हो गया, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया 3 तरह का मास्टर्स। ओके, अभी जर्मनी में मास्टर्स के लिए 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी, और एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में मेन फर्क क्या है? तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन होता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले इसका बेनिफिट है बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। अभी इसमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो ज्यादातर हमने देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट के 8 सीजीपीए के ऊपर हो, तो ही उसको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का 7 या 7.5 वाले को कभी कभार मिल जाए, अप्लाई तो अपने को करवाने का ही। पर ये मैं बता रही हूँ, जैसे अपने, तुम मान लो अपने कनाडा में कैसे मास्टर्स में एडमिशन मिलते हैं, 8 सीजीपीए हो तो ही। ठीक है, यूएस में कैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में 8 सीजीपीए हो तो वैसे ही जर्मनी में ऐसा है कि तुम्हारा 8 सीजीपीए हो, बैकलॉग ज्यादातर 0 से 2-3 हो। ठीक है, 0 हो तो ही ज्यादा सही रहे, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 बैकलॉग्स हो। ठीक है, और तुम्हारे आईएल्स में 6.5 बैंड हो। तो ये वाला क्राइटेरिया होता है, और उसका मेन फोकस होता है सीजीपीए पे। तो एकेडमिकली स्टूडेंट अच्छा है और आईएल्स में स्कोर अच्छा है, तो उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी सबको प्राइवेट में तो अप्लाई कराना जरूरी ही है, इट इज मस्ट। ठीक है, अभी विधि, मुझे तुम्हें पूछना है, तुम्हारा अब तक का क्या एक्सपीरियंस है मास्टर्स में? पब्लिक में क्या प्रोफाइल पे स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं? मैम 7.5 पर भी कभी कभी एडमिशन आता है, बट बहुत रेयर केसेस में आता है। ज्यादातर 8 सीजीपीए के ऊपर हो तो यस। ही आते हैं, यस मैम। और या फिर 8.5 के ऊपर हो तो ही आते हैं। नहीं मैम, 8 CGPA चलता है। ठीक है, और बैकलॉग्स का? बैकलॉग्स मैटर करता है, प्लस गैप भी मैटर करता है। 2 साल से ज्यादा गैप नहीं एक्सेप्ट करती पब्लिक यूनिवर्सिटी।
and अच्छा, backlog not more than 4. नो मोर देन 2 इयर्स, और बैकलॉग्स जो है वो 0 से 4 के बीच में हम गिन सकते, Yes. ठीक है। और आईएल्स में 6.5 बैंड, राइट, ये Yes, ma'am. 7 चाहिए। 6.5 भी चलता है और 6 पर भी काफी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। ठीक है, B2 तो लेवल होना चाहिए आईएलटीएस। हाँ, B2 लेवल होना चाहिए आईएलटीएस में। यानी 6 से 6.5 के बीच में। ठीक है, तो 6 या 6.5 के बीच में हो, 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं हो, 8 CGPA हो, 0 से 4 का बैकलॉग हो, तो तुम लोग समझ लो कि ये पब्लिक का प्रोफाइल है। पर एक चीज समझ लेना तुम लोग, यहाँ पे मैं तुमको काउंसलिंग की बात करती हूँ। भले किसी स्टूडेंट का 6 CGPA है, भले किसी स्टूडेंट का 7 CGPA है, ठीक है, 7.5 CGPA है, अपने को पता है इसको पब्लिक में नहीं मिलने वाला, उसको भी पता है कि उसको शायद नहीं मिलेगा। पर ये बच्चे आजकल रील देख के आते हैं, यूट्यूब देख के आते हैं, जिसमें उनको ठोक ठोक के बोला गया है कि पब्लिक में ही अप्लाई करो, प्राइवेट में बिल्कुल मत जाओ, ये सब चीजें उनके दिमाग में भरी गई हैं, ठीक है, और वो ये सब वीडियो देख के आते हैं। तो अगर तुमने किसी को ये बोला कि नहीं तुम्हारा तो 8 से नीचे का सीजीपीए है, तुम्हारा हम पब्लिक नहीं कर सकते, मिलेगा ही नहीं, प्राइवेट करो, तो वो फिर तुम्हारे पास से काम नहीं करवाएगा, ठीक है। तो तुम्हें साइकोलॉजिकली चलना पड़ेगा। कोई भी बंदे को पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए मना नहीं करने का, उसको बोलो तुम्हारा पहले हम पब्लिक में ही ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो ही प्राइवेट में करेंगे, ठीक है। पर अपने को भी पता है कि जेन्युइनली कितने को पब्लिक में मिलता है, राइट। तो अपना प्राइवेट पे ही फोकस है, पर बोलने का नहीं। बोलने का क्या, पब्लिक पे ही तुम्हारा एडमिशन करा के देंगे। जैसे आने वाला हर बच्चा, उसको बोलने का तेरा हम एडमिशन हार्वर्ड में और स्टैनफोर्ड में ही कराएंगे। अपने को भी पता है 100 में से 1 का ही एडमिशन होने वाला है, पर उसका दिल नहीं तोड़ने का, ठीक है। तो सबको शादी अच्छी लड़की से ही करनी होती है, तो सबको बोलने का हाँ मिलेगी, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो उसी तरीके से काउंसलिंग करो। कभी भी काउंसलिंग में प्राइवेट को प्रमोट मत करो। अगर तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में या अपनी काउंसलिंग में प्राइवेट को प्रमोट किया, तो वो तुम्हारे हाथ से जाएगा। उसको ये दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि हम तेरा कराएंगे तो पब्लिक में ही, हम हमारा दम लगा देंगे तेरे को पब्लिक में भेजने के लिए। पर हमको भी पता है, फिर अभी एक रीसेंट अपना एग्जाम्पल है, एक लड़का है अपना, बहुत पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, धाड़ 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 रिजेक्शन आए, 2 यूनिवर्सिटी का तो उसने वेट भी नहीं किया और प्राइवेट में फीस भर दी, ठीक है। तो ये अपने आप ही करेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, तो ये अपने आप ही लेंगे। पर हम बोल के बुरे नहीं बनेंगे, समझे। तो तुम लोगों को बोलना वही है कि हम तेरा एडमिशन पब्लिक में ही करवाएंगे, राइट, पर करवाना अपना है प्राइवेट में, फोकस अपना वो है। पर बोलने का नहीं, बोलने का क्या, पब्लिक में ही मैम, तेरा करा के देंगे, ठीक है। ये बोल के चलोगे तभी एनरोल होंगे, नहीं तो ये लोग एनरोल भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तुम फ्री में उसका प्राइवेट में करा के दोगे, उसको 1% इंटरेस्ट नहीं है, वो 1 लाख रुपया खर्चा करके बाजू के एजेंट के पास जाएगा, पब्लिक के 10 रिजेक्शन लेकर आखिर में प्राइवेट में जाएगा, पर वो 1 लाख रुपया अपने रिजेक्शन लेने के लिए खर्चने को तैयार है। तो ये नस पकड़ लो कि जर्मनी में जाने वाले लोग जो है उनकी साइकोलॉजी और मेंटालिटी क्या है, ठीक है। ये तुम समझ गए तो ही तुम उसमें काउंसलिंग बराबर कर पाओगे। तो अपने को ये समझ के चलना है कि उसको, हमको प्राइवेट, प्राइवेट को अपने को ये, यानी जैसे ये लोग वीडियो में देख के आते हैं प्राइवेट यानी बहुत खराब गंदी यूनिवर्सिटी, तो वैसे ही अपने को बोलने का, हम प्राइवेट तो बैकअप है, नहीं मिला तो ही जाना और बैकअप में ही अप्लाई करना, बाकी हमारा फोकस तो पब्लिक ही है कि तुझे पब्लिक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो वो बोल के काउंसलिंग करना है, नहीं तो कोई एनरोल नहीं होने वाला, ओके। तो ये, और नहीं तो वो प्राइवेट भी तुमसे नहीं करवाएंगे, प्राइवेट भी वो बाहर से ही करवाएंगे। और तुम अपनी काउंसलिंग में ये भी मत बोलना कि प्राइवेट करनी हो हमारे यहाँ से तो फ्री में करके देंगे, पब्लिक करनी हो तो तुम्हारे चार्जेस हैं, तो भी उनको माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ चीजें। तो स्ट्रेटजिकली क्या चलना चाहिए, यानी मैं कैसे काउंसलिंग करती हूँ वो बता दूं। अपने ये बोलते हैं कि अपने फोकस करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही, और बैकअप में तुम्हारा प्राइवेट करेंगे अगर नहीं आया तो, पर बाकी हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक में ही तुम्हारा हो जाए। और उसके लिए जो है हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस है,
35,000 प्लस जीएसटी। अगर तुम पूरा मार्केट घूम के आओगे तो इतने कम चार्जेस किसी के नहीं है। लगभग सब जर्मनी करने वाले एजेंट जो है वो 70,000, 60,000, लाख, 1.25 लाख तक फीस लेते हैं। पर हम रिजनेबल में हमारे स्टूडेंट्स को करके देते हैं। तो हमारा 35,000 प्लस जीएसटी का चार्ज है। ये तुमको काउंसलिंग में बोलना है, तब वो लोग तुम्हारे पास एनरोल होंगे। और उनको जर्मनी के वीजा दिखाने हैं कि देखो अभी हमारा एक स्टूडेंट है, इसके वीजा है। अपने कुछ 4-5 वीजा आए हैं जर्मनी के, विधि शेयर करेंगी आपसे। ठीक है, तो ये लाइन पकड़ के और ये साइकोलॉजी पकड़ के उनके साथ काउंसलिंग करनी है। ओके, अभी हम बात करते हैं टेक्निकलिटीज की। मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तुम लोग लिख के रखो, अपने बाद में कवर कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना पब्लिक प्राइवेट वाला बात। ओके, अभी हम बात करते हैं वो स्टूडेंट की जो लोग 12th के बाद आते हैं। अभी विधि, 12th के बाद स्टूडेंट्स को क्या डायरेक्ट एडमिशन मिलता है कि उनको वहां पे फाउंडेशन करना ही पड़ता है? मैम 12th के बाद डायरेक्टली एडमिशन प्राइवेट में मिलता है। 1 ईयर फाउंडेशन रहता है और 3 इयर्स बैचलर्स। मेरे ख्याल से प्राइवेट में डायरेक्ट ऐसे बिना फाउंडेशन के भी मिल ही जाता है ना। पर वो 4 इयर्स का बैचलर्स हो जाएगा उनका। नहीं, अपनी ये जो लड़की गई ना वंशिका, हम्म। उसको मिला डायरेक्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स का। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है प्राइवेट में। अगर जैसे तुम लोग 12th के बाद, दो तरह की यूनिवर्सिटी है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री में एडमिशन देती हैं, या फिर वो लोग फाउंडेशन प्लस बैचलर्स डिग्री करवाते हैं। तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री हो जाएगी, या 3 में भी मिल सकता है। मेरी स्टूडेंट को 3 में मिला है। तो ये अपने बोल सकते हैं कि प्राइवेट में ये पॉसिबल है। पब्लिक में क्या है कि तुम्हें 13 इयर्स का एजुकेशन चाहिए। अभी अपना एजुकेशन होता है 12 साल का। तो या तो तुम्हारा 12वीं प्लस कॉलेज का पहला साल इंडिया में, ठीक है, ये तुम्हारा होना चाहिए। या फिर 12वीं प्लस एक वहां पे स्टूडेंट कॉलिग प्रोग्राम है, बराबर ना? यस मैम। स्टूडेंट कॉलिग प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम इन लोगों को 1 ईयर का करना पड़ता है जर्मनी में। फिर वो लोग बैचलर्स डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये है पब्लिक का सिनारियो। और प्राइवेट का सिनारियो है वो लोग डायरेक्ट भी देते हैं, विथ फाउंडेशन भी देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर 12th वाले बच्चे इसी में जाएंगे, प्राइवेट में ही जाएंगे। तो इनका कोई पंगा बहुत ज्यादा है नहीं। ओके, 12th वाले स्टूडेंट्स को और क्या क्या चाहिए? तो 12th वाले स्टूडेंट्स का विधि कितना होना चाहिए परसेंटेज पब्लिक में? 60। पब्लिक में 75+। 75% प्लस चाहिए। तो ये जनता अपनी वैसे भी कम होगी। और प्राइवेट में 50% भी चलता है, राइट? 50% पे भी मिल जाएगा। तो अपने पास 50 से 75 का प्राइवेट का क्राउड ज्यादा होगा। तो 12th वालों में तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वो ज्यादातर प्राइवेट में ही जाते हैं 12th वाले। ओके, और और 12th वालों को विधि, वो टेस्ट देना कंपलसरी है क्या? पब्लिक में जाना है तो टेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जर्मन लैंग्वेज भी देना पड़ेगा। टेस्ट एएस। हम्म। और प्राइवेट में टेस्ट एएस की जरूरत नहीं है? नहीं, काफी यूनिवर्सिटी है जो वेव ऑफ कर रही है टेस्ट टेस्ट, तो चलेगा। ठीक है, तो तुम लोग एक चीज समझ के चलो, अपने ये देते ही है बच्चे, और कई जगह वेवर मिल जाता है। तो पब्लिक एंड फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इन लोगों को एक टेस्ट और देना पड़ेगा, जो होता है टेस्ट एएस। अभी ये टेस्ट एएस है ना, वो एक तरह का उनका जो 12th का लेवल है ना, उसी के रिगार्डिंग होता है। विधि, इसका थोड़ा बता, तो ये टेस्ट एएस क्या है? ओके, ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर इसका जैसे अपना ड्रॉबैक ये है। एसएटी का टेस्ट होता है ना, वैसे वाला टेस्ट है ये। हाँ। एग्जैक्टली, उसमें जो बेस होता है ना, वो स्टूडेंट कौन से फील्ड में जा रहा है। जैसे इंजीनियरिंग में अगर किसी को जाना है तो इंजीनियरिंग का पूरा मॉड्यूल बनाया होता है उन्होंने, और बेस होता है 10th एंड 12th का। बट हाँ, इसका ये है कि ये एक साल में सिर्फ 3 ही बार एग्जाम होती है। ठीक है, बराबर। एंड तीनों टाइम का रजिस्ट्रेशन पीरियड अलग है एंड एग्जामिनेशन पीरियड भी अलग है। तो ठीक मोस्ट है, ऑफ द स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। नहीं, पर अपने को ज्ञान सारा देने का,
भले एग्जाम ये तो नहीं रेडी होंगे पर ज्ञान अपने को सारा देने का। तो ये टेस्ट एएस एग्जाम होती है जो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी और सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट मांगती है। ये 3 टाइम दी जाती है 1 साल में। इसकी एग्जाम फीस पता है तेरे को? 17,000 जितनी है, 15 to 17,000। 17,000 जितनी होती हैं। ठीक है। और ये जैसा जैसा कोर्स वो चूज कर रहा है, बायोलॉजी इंजीनियरिंग, वैसे वैसे उसको मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए आएंगे। ठीक है। तो ये टेस्ट एएस का एग्जाम देना पड़ता है। ये बच्चे नहीं देते तो सीधा सीधा प्राइवेट में जाएंगे। और कुछ कुछ को अपने अगर जैसे गाइडेंस करना है तो हाँ बोलना पड़ेगा कि टेस्ट एएस का एग्जाम उसे देना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे विधि इनको आईएल्स में कितने स्कोर चाहिए? अगर पब्लिक में जा रहा है तो कितने स्कोर चाहिए? 5.5 मिनिमम, सेम एज प्राइवेट, B2 लेवल होना चाहिए, 5.5 to 6.5। ठीक है। और प्राइवेट में भी सेम है, आईएलटीएस 5.5 पे भी हो जाता है और 6 पे भी हो जाता है। ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट में ये क्राइटेरिया तो आईएलटीएस का लगभग सिमिलर है, पर यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस हो रहा है और टेस्ट एएस का एग्जाम दे रहा है कि नहीं, और वहां पे जाके वो स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम करेगा या फिर इंडिया में 13 इयर्स करेगा कि उसको वो नहीं करना है, इसके बेस पे रहेगा। तो मेरे ख्याल से 12th वाले जो स्टूडेंट है वो मोटा मोटी प्राइवेट में ही एलिजिबल होंगे। पर उसको प्राइवेट में एलिजिबल कराने के लिए तुमको ये 4 क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि सबसे पहला तेरे यहाँ 13 साल का एजुकेशन है, नहीं है तो फिर वहां पे तेरे को कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट देंगी प्राइवेट में। वो भी विधि अगर तुमको पता है तो नाम लिख के दे देना कौन कौन डायरेक्ट देता है। मुझे एसआरएच का पता है, एसआरएच कई केस में डायरेक्ट में दे देता है। ठीक है। तो ये एक है। और अगर ये नहीं करना तो फाउंडेशन प्लस बैचलर्स करो, नहीं तो वहां पे 1 साल का स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम करो या इंडिया में 1 साल पढ़ो। तो ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा उसका परसेंटेज। तो तीसरा वो टेस्ट एएस देना चाहता है कि नहीं चाहता है। और चौथा फिर उसके आईएलटीएस के स्कोर। इस पे उसका ज्यादातर नक्की हो जाएगा पब्लिक या प्राइवेट, वो ज्यादातर प्राइवेट में ही जाएंगे। ठीक है। पर ये क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। अभी आते हैं 10+3 डिप्लोमा पे। ये सबसे कंट्रोवर्शियल कैटेगरी है। ठीक है। तो विधि इसमें क्या है, 10+3 वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हेलो। तो मैम, 10+3 डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को बैचलर्स में एडमिशन मिलता है जर्मनी में कि नहीं मिलता है? नहीं मैम, बिकॉज वीजा के लिए डिप्लोमा नहीं चलता है। ठीक इट है। इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वाले स्टूडेंट को अपने साफ साफ मना कर देंगे। अभी तुम्हारे पास लोग आएंगे कि मुझे बाजू वाली कंसल्टेंसी ने बोला तेरा हम करके देंगे, तेरा हम करके देंगे, पर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अपनों अपनी एक स्ट्रेटजी अपने मना कर देंगे, ये केस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 10+3 वाले स्टूडेंट को एपीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एपीएस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारा 10+3 डिप्लोमा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो कई कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है जो बिना एपीएस के एडमिशन और वीजा दोनों कराती हैं, और वो बहुत लोअर कैटेगरी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उसमें जो है ये प्राइवेट एजेंट्स करवाते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट का, जो हम नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत लोअर कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में, तो उस केस में फिर हम 10+3 डिप्लोमा वाला केस ही नहीं लेंगे। क्योंकि एपीएस नहीं आएगा तो इसके वीजा के आने के चांसेस भी बहुत कम है, अपना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये स्ट्रेटजी हमारी फिक्स है कि हम 10+3 वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये मोटा मोटी अपना हो गया जर्मनी का एजुकेशन लेवल के बारे में हमने जाना। राइट। ओके। अभी जर्मनी का प्रोसेस पेपर हम देख लेते हैं। ओके। जर्मनी में जैसे अगर तुम लोगों को स्कोर, स्टूडेंट पहली बार आता है तो 2 ही एग्जाम वहां पे चलती हैं, एक आईएलटीएस और एक टॉफेल। यहाँ पे कोई पीटी, डिओलिंगो, एमओआई के बेस पे एडमिशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे, और अगर एडमिशन होते भी हैं तो जर्मन एम्बेसी इसको नहीं एक्सेप्ट करती है। ठीक है। फिर कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि तुम डिओलिंगो पे एडमिशन करा दो, हम तुमको एक स्पेशल वीजा सपोर्ट लेटर लिख के देंगे। पर वो वीजा सपोर्ट लेटर पे भी वीजा नहीं निकलते हैं। और ये मुझे जिनके वीजा रिजेक्ट हुए हैं वो बच्चे जैसे काउंसलिंग में मिलने आते हैं तब उन्होंने मुझे बताया है। तो फिर अपने क्लियर हुए हैं कि ये वाला धंधा हमें नहीं करना है। ठीक है। तो आईएल्स और टॉफेल के बेस पे एडमिशन होते हैं। पब्लिक के लिए टारगेट करो 6.5 बैंड का, नहीं तो मिनिमम 6 5.5।
जर्मनी 5.5 पे भी होता है, तो वो भी कर सकते हैं। और टॉफेल है तो टारगेट 100 का रखो, नहीं तो एटलीस्ट 80 आने चाहिए। बाकी पीटी, ड्यूलिंगो, एमओआई, जर्मनी एम्बेसी नहीं एक्सेप्ट करती, वीजा सपोर्ट लेटर पे भी वीजा डिनायल आते हैं, ये नहीं एनकरेज करना है। ओके, अभी दूसरा, जर्मन प्रोफिशिएंसी। तो जैसे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम प्राइवेट में होते, उसमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लेंडेड प्रोग्राम है तो तुमको जरूरत पड़ेगी, या फिर जैसे कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं तो भी वो लोग A1 या A2 लेवल मांगते हैं जर्मन लैंग्वेज का, तो उस केस में जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट में बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम पब्लिक में हो तो शायद बेसिक लेवल कुछ जगह मांगेंगे, और ब्लेंडेड प्रोग्राम होगा तो आपको ज्यादा जर्मन लैंग्वेज यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 6 लेवल होते हैं, तो उसमें तीसरे लेवल तक का तुमको एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये है कि हम कब एग्जाम के लिए अपीयर करें। तो एक चीज समझ लो, वहां पे 2 इंटेक होते हैं। उनका विंटर इंटेक होता है सितंबर अक्टूबर, ये उल्टा है। ठीक है, अपना विंटर इंटेक होता है जनवरी में, इनका विंटर इंटेक होता है सितंबर अक्टूबर में, और इनका समर इंटेक होता है मार्च अप्रैल में। ये 2 इंटेक हैं। ज्यादातर बच्चे विंटर में जाते हैं, पर वो अगर नहीं वहां पे पहुंच पाते तो फिर वो समर इंटेक भी लेते हैं। तो उसमें मुझे कब एग्जाम देनी चाहिए उसका हमने क्राइटेरिया लिखा है कि विंटर जाना हो तो 1 साल पहले तुम प्लान करो, दिसंबर से मार्च में दो, और समर में जाना है तो अगस्त से जनवरी के बीच में अपने एग्जाम्स दो। ओके। अभी स्टेप 2, एजुकेशन सिस्टम। तो ये हमने देख लिया कि 12th वाला बच्चा है, उसको क्या उसके ऑप्शन रहेंगे, उसको टेस्ट एएस देना देना पड़ेगा, क्या परसेंटेज चाहिए, 12+3 नहीं एक्सेप्टेबल है। बैचलर्स डिग्री वालों का पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस हमने समझा दिया। कई पब्लिक यूनिवर्सिटी जीआरई भी मांगती हैं, और प्राइवेट में जीआरई नहीं चाहिए। कई पब्लिक यूनिवर्सिटी वर्क एक्सपीरियंस भी मांगती है, प्राइवेट में वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फीस कितनी होती है, तो पब्लिक की जो फीस है वो 0 से लेके 1500 से 2500 यूरो तक का हो सकता है, और प्राइवेट का जो फीस है मिनिमम 7000 से 12000 यूरो के बीच में होता है। ओके। अभी विधि, ये मुझे तुम्हें पूछना है कि क्या स्टूडेंट्स की डिग्री पूरी कंप्लीट हो तभी वो अप्लाई कर पाएगा, और आईएलटीएस कंप्लीट हो तभी कर पाएगा, कि फिर वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे या आईएलटीएस की कंडीशन पे अप्लाई कर सकता है। मैम प्राइवेट में कंडीशनली ऑफर लेटर आता है, पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। बोनाफाइड पे भी रिजेक्ट कर देते हैं। यस मैम। विधि, मैंने ये बच्चों से सुना है कि एकेडमिक कंडीशन पे देती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं मैम, नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डेडलाइंस होते हैं। वो डेडलाइंस तक आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। इफ नहीं होता ना तो वो लोग आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो एक्सक्लूड कर देते हैं, प्री एक्सक्लूड में स्टेटस में आ जाती है। ठीक है, तो वो बच्चे जरूर पहुंच ही नहीं पाते होंगे डेडलाइन, तब तक उनकी कंप्लीट ही नहीं होती होगी एप्लीकेशन। तो अपने कंप्लीट अगर डिग्री है, जैसे तुम्हारा 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, तुम्हारे पास प्रोविजनल आ गया है, उसके बाद ही पब्लिक में अप्लाई करो, तो तुम्हारे एडमिशन आने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर तुम्हारी कंडीशनल तुम्हें अप्लाई करना है तो जरूर प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोफाइल का, तीनों कैटेगरी के प्रोफाइल में हमें क्या ध्यान रखना है वो चीज। ओके, अभी तीसरी बात, तीसरा स्टेप, एपीएस सर्टिफिकेट। अभी ये एपीएस क्या है, तो ये है एकेडमिक इवेल्युएशन सेंटर। स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहता है वो सबको एपीएस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एपीएस सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो बच्चा 12th का है, बैचलर का है, मास्टर का है, सबके लिए मैंडेटरी है। इसकी 18,000 फीस है, 2 से 3 महीने लगते एपीएस आने के लिए। एपीएस कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, तो ये इनका एक एपीएस सेंटर है, वहां पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ऑनलाइन एप्लीकेशन करके कुरियर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे कलर जेरोक्स कुरियर करने पड़ते हैं। 18,000 उसकी ऑनलाइन फीस भरनी पड़ती है, तब वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट देते हैं एपीएस।
जो कंपलसरी फाइल में लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पे ही होता है। अभी विधि मुझे ये पूछना है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में आईएल्स अगर किसी ने नहीं दिया हो और उसकी सारी मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री हो तो चलेगा? चलेगा मैम, बट सेम डेडलाइन के पहले आईएलटीएस दे देनी पड़ेगी। यानी एपीएस भी बिना आईएलटीएस के ये लोग इश्यू नहीं करते हैं? एपीएस बिना आईएलटीएस के आ जाएगा, उसमें मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, ओके। तो एपीएस की बात कर रही हूँ कि अगर एपीएस अप्लाई करना हो, आईएल्स वो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसका नक्की है मुझे जर्मनी जाना है, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोविजनल उसके हाथ में आ गया है, तो उसी टाइम तुम उसकी कंसल्टेंसी लेकर के एपीएस अप्लाई करना चालू कर दो। ये तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्टेज पे उसकी कंसल्टेंसी तुमको एनरोल करा देनी है एपीएस के लिए, कि हम तेरा एपीएस पहले अप्लाई कर देते, तू साइड में आईएलटीएस दिया कर, आईएल्स जब तेरा आ जाएगा तब हम फिर एप्लीकेशन तेरा चालू करेंगे। बराबर विधि? ठीक है, यहाँ पे यस मैम। रुखसाना मैम ने कुछ नाम लिखे हैं कि जहाँ पे एपीएस वेवर मिलता है, तो ये नाम लिखे पर हम एपीएस भले वेवर मिले पर बिना एपीएस के हम फाइल नहीं लगाएंगे, तो एपीएस के साथ ही हम करेंगे। चौथा स्टेप, उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं? तो पासपोर्ट, 10वीं 12वीं बैचलर की मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, 3 एलओआर चाहिए। ठीक है, फिर एसओपी बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में आईएल्स या टॉफेल ही चलेगा। जीआरई अगर मांगा है तो ऑप्शनल है। टेस्ट एएस भी ऑप्शनल है। रिज्यूम उसको टेब्यूलर फॉर्मेट में देना पड़ेगा। जर्मन प्रोफिशिएंसी का अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो रख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह है तो वो रख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो रख सकते हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं अवेलेबल है वो कंपलसरी नहीं है, वो बाजू में लिखी ही है। ओके। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सारी प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ्री एप्लीकेशन है। बाकी सारी जर्मनी की यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन यूनी असिस्ट करके पोर्टल है, वहां से होता है, जिसमें पहली एप्लीकेशन के 75 यूरो और बाकी की सारी एप्लीकेशन 30-30 यूरो पे होती है। ओके, अभी अप्लाई कर दिया, उसके 4 से 8 वीक यानी 1 से 2 महीने में ऑफर लेटर आना स्टार्ट होंगे। और फिर अगर गवर्नमेंट में आया है, प्राइवेट में आया है, उस हिसाब से तुम्हें वहां पे ट्यूशन पेमेंट करना है। फिर अपने ब्लॉक अकाउंट ओपन कराएंगे। ब्लॉक अकाउंट यानी एक तरह का जीआईसी है तुम्हारा। वहां के बैंक में अकाउंट ओपन करके पैसा भरना पड़ता है, जिसमें से तुम्हें 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 934 यूरोज एवरी मंथ लिविंग कॉस्ट के मिलते हैं। तो ये जो ब्लॉक अकाउंट है वो 4 बैंक्स ओपन करती है, फिनटिबा, एक्सपार्टियो, डॉचे बैंक और एक कोरेकल। तो हम करते हैं 2 जगह का, फिनटिबा का और एक्सपार्टियो का, जिसमें से ये एक्सपार्टियो है वो सबसे ज्यादा फेमस है स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट इसको जल्दी ले लेते हैं। ओके, और इसमें ब्लॉक अकाउंट में अपने को 11,000 यूरो प्लस 150, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास होगा। तो वो अपना ब्लॉक अकाउंट में हमें जमा कराने पड़ते हैं, जिसमें से हमको स्टूडेंट को 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस मिलेंगे। ओके, अभी ये कुछ ब्लॉक अकाउंट वाली कंपनीज जो हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसमें दे देती हैं। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है फाइल लगाने के लिए, तो वो ये कंपनीज ही देती हैं, जिसमें एक्सपर्टी और फिनटिबा दोनों देती हैं। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि इस दोनों में हम अप्लाई करवाएं। राइट, ओके। अभी 7वां स्टेप, जैसे तुम लोगों का एडमिशन आ गया, फीस भर दी, ब्लॉक अकाउंट ओपन करा दिया, एपीएस सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, ये सारी चीजें अभी अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम वीजा फाइल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फाइल का फॉर्म भरना पड़ता है, और फिर उसमें ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर, एपीएस, टेस्ट एएस अगर है तो नहीं, एसओपी, रिज्यूम, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ट्यूशन फीस भरी हो तो वो, ब्लॉक अकाउंट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है जो वो कंपनी देगी वो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फंड का प्रूफ वगैरह दिखाना है तो वो अपने दिखा सकते हैं। जर्मनी में जो एक्सेप्टेबल फंड्स है उसमें एफडी, लोन, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें चलती हैं। पर अगर तुमने पूरे साल की यानी तुमने फीस भरी है और अगर तुमने ब्लॉक अकाउंट रखा है तो बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फ्री एजुकेशन है और तुम्हारे पास ब्लॉक अकाउंट है तो बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने फीस कम भरी है तो तुमको बैलेंस दिखाना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है,
ठीक है, इसमें 3 सेट बनाने पड़ते हैं, एक ओरिजिनल का, 2 फोटोकॉपी का, और फिर वहां पे दिया जाता है। उस टाइम पे कॉन्सुलेट में इनका एक छोटा इंटरव्यू भी होगा। उसको हम इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, एक तरह का इंटरेक्शन होगा जो बहुत नॉर्मल होता है स्टूडेंट का, उसकी जेन्युइननेस चेक करने का। तो ये बहुत हैवी इंटरव्यू नहीं है, ये खाली इंट्रोडक्टरी टाइप इंटरव्यू, इंटरेक्शन टाइप इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो ये होगा। और फिर उसके बाद जो है इनका वीजा का डेट बुक किया जाएगा, वीजा फाइल वहां पे सबमिट करी जाती है, 75 यूरो वीजा की फीस है। फिर उसके 1 डेढ़ महीने में डिसीजन आ जाता है, वीजा स्टैंप होके आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जर्मनी का प्रोसेस। अभी जर्मनी में खर्चा कितना होता है, तो देखो, अगर तुम्हारी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो 1500 यूरो से लेकर के, प्राइवेट में हुआ तो मैक्सिमम 12,000 यूरो, यानी 1.5 लाख से 10 लाख के बीच में फीस हो सकती है। तुम्हारा लिविंग कॉस्ट जो तुम अपना ब्लॉक अकाउंट भर रहे हो वो 10 लाख का, एयर टिकट गिन लो 50,000 की, शॉपिंग का खर्चा गिन लो 1 लाख का। तो तुम्हारा अगर पब्लिक में एडमिशन हुआ तो टोटल मिला के खर्चा 13 लाख के आसपास होगा, और प्राइवेट में हुआ तो तुम्हारा खर्चा 23 लाख के आसपास होगा। तो 13 से 23 लाख के बीच में तुम्हारा बजट हो सकता है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो स्टूडेंट वहां पे 20 घंटा पर वीक पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वेकेशन में, हॉलीडेज में फुल टाइम काम कर सकता है। मिनिमम वेजेस उसको 12 यूरो पर आवर मिलेंगे। ठीक है, 8 महीना अगर पार्ट टाइम जॉब करा तो 7,000 यूरो, 4 महीना फुल टाइम करा तो 7,000 यूरो, ऐसे करके वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 यूरो तक का अपना कमा सकता है पार्ट टाइम जॉब से। स्टे बैक ऑप्शन की बात करें कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद मेरा क्या, तो तुम्हारी बैचलर डिग्री होगी 3-4 साल की, या मास्टर होगी 1 से 2 साल की। मोटा मोटी ये समझ लो, बैचलर 4 साल का होता है, मास्टर 2 साल का होता है। ये पढ़ाई खत्म होने के बाद तुमको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलती है 18 महीने की। ठीक है, ओके। अभी इस 18 महीने में तुमको जॉब मिलनी चाहिए, और वो जॉब तुम 2 साल करते हो, जर्मनी में एक्सपीरियंस लेते हो, तो तुम पीआर के लिए एलिजिबल हो। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 2 साल जर्मनी का वर्क एक्सपीरियंस और B1 लेवल तक का जर्मन लैंग्वेज। ये 2 चीज अगर तुम्हारे पास है तो तुम जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा स्टे बैक ऑप्शन, तुम कैसे जर्मनी में सेटल हो सकते हो। ओके, फैमिली की बात करें तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। कब बुला सकते हो, तो विजिटर वीजा पे वो लोग कभी भी जा सकते हैं। तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद भी अपना शेंजन वीजा करा सकते हैं, जर्मनी का वीजा करा सकते हैं, विजिटर पे जा सकते हैं। पर जब तुम्हारे पास ये जॉब आ जाएगी, ठीक है, 18 महीने में अगर तुमको नौकरी मिल गई, तो तुम्हारे पास जिस दिन एम्प्लॉयमेंट परमिट रिसीव हो जाएगी, उस टाइम तुम अपने पेरेंट्स की लॉन्ग टर्म की विजिटर की फाइल लगा सकते हो, जो अपने अभी कनाडा में जिसको हम सुपर वीजा बोलते हैं, उस तरह का वीजा तुम जर्मनी में पीआर होने तक का भी वेट नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट लेटर तुम्हारे पास आया, तुम अपने पेरेंट्स का लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, स्पाउस। तो स्पाउस की अगर हम बात करें तो जर्मनी में तुम अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हो। कौन ले जा सकता है, जो मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं वो ही ले जा सकते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री वाले अलाउड नहीं है। इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। स्पाउस को जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी सीखना पड़ेगा A1 लेवल तक का। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा, पर इस बंदे को भी जर्मन लैंग्वेज A1 सीखना पड़ेगा। और ब्लॉक अकाउंट इसका भी ओपन होगा, तो यानी यहाँ पे स्पाउस को भी जीआईसी भरना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन अगर तुम्हारी फुलफिल होती है तो तुम स्पाउस को साथ में ले जा सकते हो जर्मनी में। साथ में यानी तुम जाओ उसके बाद में, या साथ में ले जाना हो तो साथ में, पर बाद में ही हम अप्लाई करते हैं, तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये होगा अपना जर्मनी का काउंसिलिंग। एनाबिन मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। जर्मनी का कैलकुलेटर किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा स्केल का, वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। तो ये है अपना जर्मनी का प्रोसेस पेपर। ठीक है, ये एक अपनों ने समझ लिया। अभी हम चलते हैं मेन चीज पे।
ओके, देखो, जैसे जैसे तुम लोग काउंसलिंग करोगे ना, तुम लोगों को एक चीज बताओ। जैसे तुमने किसी स्टूडेंट को बता दिया ये चीजें, पर उसको ये चीजें नॉर्मली पता ही है। वो वीडियो देख के आया, वो रील देख के आया, उसको ये नॉर्मल जर्मनी की प्रोसेस पता है। वो तुम्हारे पास आएगा किस लिए? कि मुझे कौन सी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, मुझे नाम चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके लिए ये काउंसलिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी तुम लोग क्या करते हो इसमें, प्रोफाइल इवेल्युएशन फॉर्म में विधि के ऊपर डाल देते हो कि ये प्रोफाइल है, पब्लिक के प्राइवेट के नाम बता चल। तो ये नहीं करना है। हम उसको, विधि का हेल्प हम तब लेंगे जब वो बंदा कंफर्म अपने यहाँ से एडमिशन कराएगा, कंसल्टेंसी चार्जेस भरेगा, जब उसका अपने पास जीपीए आ जाएगा, आईएलटीएस आ जाएगा, सब कंप्लीट प्रोफाइल आ जाएगा, तब हम विधि से शॉर्टलिस्टिंग करवाएंगे। तो तब आपको उसको डालना है कि विधि तो शॉर्टलिस्टिंग करके दे, ये मेरा कंफर्म प्रोफाइल है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। काउंसलिंग के लिए तुम विधि को डिस्टर्ब मत करो कि मुझे ये बंदा मेरे सेंटर पे आता है, जर्मनी की इंक्वायरी करता है, चल तू बता कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ये मत करो। ये तुम खुद ढूंढना सीखो। ठीक है, क्योंकि ये तुमको क्यों आना चाहिए, क्योंकि तुमको उसको काउंसिल करना है कि ये यूनिवर्सिटी तुमको मिल सकती है, ये मिलेगी। तो इसके बेस पे वो अपना कंसल्टेंसी चार्जेस पे करेगा। ठीक है, तो वो तुमको खुद ढूंढनी आनी चाहिए, एटलीस्ट उसको ट्रस्ट में लेने के लिए। फिर तुम लोग जो डिसाइड करो, उसके बाद में यू कैन टेक ओपिनियन ऑफ विधि, और विधि कैन सजेस्ट कि तुम यहाँ यहाँ इसके प्रोफाइल के बेस पे अप्लाई करो। पर एटलीस्ट तुम ये खुद सीख जाओ। अगर ये तुम नहीं सीखे, ठीक है, तो ज्यादा लंबी काउंसलिंग जर्मनी में नहीं कर पाओगे। तो ये सीखनी जरूरी है। तो इसके लिए जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो है डाड की वेबसाइट, इसका नाम है डाड, DAAD। ठीक है, यहाँ पे अपने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम। ठीक है, मैम, हाँ मैम रॉन्ग है, बैक जाओ ना, नीचे हाँ, स्क्रॉल करो, नीचे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। ओके। हाँ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पर आपने जईसु। जैसे अभी मेरे पास सुबह एक स्टूडेंट आया, इसको डेटा साइंस करना था। ठीक है, तो अपने देख लेते डेटा साइंस कोर्स टाइप, मास्टर डिग्री। तो देखो, 1200 मास्टर्स डिग्री पूरे जर्मनी में है। इंग्लिश टॉट, ओनली इंग्लिश 1161 में है। फील्ड ऑफ स्टडी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा साइंस का नाम डाला है, तो देख लेते हैं अभी क्या अपने पास रिसर्च में ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इतने ऑप्शंस रिसर्च में आए। ठीक है, ओनली टॉट इंग्लिश में। हम्म, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी है कौन सी, पर इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुमको थोड़ा अपना डालना पड़ेगा दिमाग, थोड़ी अपनी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये RWTH तुमको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो वो तुमको पता, खुद की थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी जर्मनी की कौन सी है, टॉप 50 कौन सी है। तो डेफिनेटली वो बहुत ऊपर जाती होगी, उसमें 95%, 9 CGPA, ये सब चीजें चाहिए। तो वो तुमको थोड़ा खुद का रिसर्च इसमें तुम्हें अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कोई ऑप्शन है कि अपने को कोर्स बेस्ड ही ऑप्शन चाहिए या ऐसा कुछ विधि? नहीं मैम, अगर कोई रिसर्च मास्टर्स है तो આમાં કેવું લખેલું છે ફર્સ્ટમાં રિસર્ચ हाँ, માસ્ટર્સ, અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ બધા કોર્સ બેઝ જ છે। ओके, तो रिसर्च मास्टर अपने को नहीं देखना है, कोर्स बेस देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम लोग जैसे जाओगे, जैसे ये RWTH, ये बहुत अपने नामी यूनिवर्सिटी है, तो उसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो तुम जब इसमें जाओगे ना, तो तुमको ऑटोमेटिकली इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे साइट पे सब लिखी है कि तुम्हारा 4 सेमेस्टर का कोर्स है, क्या डेडलाइन है, कौन से इंटेक में अवेलेबल है,
इसमें फीस है कि नहीं है, कितनी फीस है, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट में जाके भी तुम चीजें देख पाओगे। आईएल्स में इसको खाली 5.5 बैंड चाहिए, हालांकि मिलता नहीं उस पर एडमिशन, पर फिर भी मिनिमम 5.5 की रिक्वायरमेंट इसकी है। तो ये तुम लोगों को सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी देखने के लिए। तो तुम्हें एटलीस्ट इनिशियल बेस पे थोड़ा अपना रिसर्च वर्क इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम प्रमोट नहीं करने वाले। देखो, एक चीज समझ लो, अपने को पब्लिक यूनिवर्सिटी का तुमको नॉलेज होना चाहिए खाली केस एनरोल करने के लिए, बाकी पब्लिक में मिलता नहीं है। तो प्राइवेट का भी उतना ही थरो नॉलेज होना चाहिए, पर प्राइवेट पीछे रखना है। ठीक है, प्राइवेट में ही वो लेगा, पर ये ऐसा जोकर का पत्ता है जो तुम पहली बार में नहीं खोल सकते। ठीक है, पहली बार में तुमको उसको इक्के ही दिखाने पड़ेंगे, तो वो इक्के की नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो जर्मनी में ये थोड़ा अपना रिसर्च करो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, क्या है रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें देखो, आएंगे भी सही तुम्हारे पास। अगर तुम 35,000 कंसल्टेंसी चार्ज लेके अप्लाई करते हो, तो 9 CGPA वाले भी बच्चे आएंगे कि जिनका सच में पब्लिक में हो जाएगा, तो अपने को खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादातर अपने पास वैसे बच्चे आएंगे नहीं। ठीक है, ज्यादातर वो वाले ही स्टूडेंट्स आएंगे। तो अपने को एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है, 8 CGPA तो पब्लिक पॉसिबल, 8 नहीं है तो पब्लिक अप्लाई करना है, पर प्राइवेट पे फोकस रखना है। ठीक है, तो वैसा माइंडसेट के साथ हमको उसकी काउंसलिंग करनी है। तो डार्ट की वेबसाइट पर से तुमको खुद थोड़ा अपना रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा, पर समझ लो ये समझाने के लिए है। ठीक है, इसमें रियल में नहीं होने वाले एडमिशन, ये खाली काउंसलिंग करने के लिए है। रियल में एडमिशन प्राइवेट में ही इनके ज्यादातर होते हैं। पब्लिक में कौन से स्टूडेंट के होंगे जिनका 9.5 CGPA है, 9 CGPA के ऊपर है, 8.5 8.7 CGPA, यानी सच में एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो उसका हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है बच्चों के 8.2 CGPA पर भी पब्लिक में नहीं होते, वो अल्टीमेटली प्राइवेट ही लेते हैं। तो तुम्हारे पास प्राइवेट की भी थरो नॉलेज होनी चाहिए, और पब्लिक की भी कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज तुमको कोई ऐसे मैं ट्रेनिंग दे के नहीं देने वाली हूँ। मैं कितना तुम लोगों को एक एक यूनिवर्सिटी खोल के समझाऊंगी, वो तुम्हारा खुद रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट तुम्हारे पास जो प्रोग्राम के लिए आया उसमें तुम इसी तरीके से ओपन करो, देखो, उस हिसाब से उसको शॉर्टलिस्टिंग थोड़ा बहुत करके दो, 6-7 यूनिवर्सिटी ये वाली रखे, ये वाली रखे। तेरी कोई लोकेशन प्रेफरेंस है तो उसमें सिटी डाल दो सर्च इंजिन में, बर्लिन ये सब, तो वो करके तुम उसको दे सकते हो यूनिवर्सिटी। और ये पकड़ के चलो कि अगर ये 8 CGPA 8.5 CGPA वाला है तो हो सकता है इसका पब्लिक में हो जाए। तो उस केस में अपने को कंसल्टेंसी चार्जेस उसको लेकर के काम करना है, तो अपना भी लॉस नहीं, उसका भी लॉस नहीं। ठीक है, और जिनका नहीं हो उनको भी डिस्करेज नहीं करना है। राइट, द मोमेंट यू सेड तेरा 6 CGPA है, तेरा नहीं होगा पब्लिक में, प्राइवेट में ही होगा, तो वो लाख रुपया बाजू वालों को दे के आ जाएगा। तो उससे अच्छा अपने उसको बोल सकते हैं वी कैन ट्राई फॉर दिस। राइट, इस तरीके से अपने इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी मुझे तुम लोगों को क्या देना है मटेरियल में, मैं तुम लोगों को अभी ये प्रोसेस पेपर जो दिया वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे आयरलैंड में तुम लोगों को मैंने एक शीट बना के दी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम, आईएल्स की रिक्वायरमेंट, सारी चीजें, वैसे मैं तुम लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बना के देती हूँ कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह है। तो वहां से अपने देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स का तुम लोग अप्लाई करा सकते हो। और अल्टीमेटली तुम्हें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन विधि से ही कराना है, तो वो ही तुमको करके देगी कि कौन कौन सी जगह पे स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पर धीरे धीरे तुम लोगों को ये सब सीख लेना चाहिए। तो हम भी अभी, जैसे अपनी SRH की ट्रेनिंग है रिकॉर्डेड, राइट, रिकॉर्डिंग पड़ी है अपने पास SRH की, पड़ी है ना, तो वो तुम लोग देखो, SRH यूनिवर्सिटी का। फिर अभी एक मैडम आए थे वो ग्रीष्मा मैम, तो उन्होंने एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग लिया था, वो रिकॉर्डिंग देखो। तो वैसे धीरे धीरे तुम अपना प्राइवेट का जो नॉलेज है वो भी ट्रेनिंग ले लेकर के तुम लोग पक्का करो। और पब्लिक का थोड़ा अपना खुद रिसर्च रखो, पर फोकस वो नहीं है, वो माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होकर के चलो। ठीक है, अगर तुमको लगे ये रियल स्टूडेंट है,
9 CGPA 9.5 CGPA वाला सच में इसका हो जाएगा पब्लिक में, तो अपने दिल से करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोकस वो चीज पे पर नहीं है हमारा। ठीक है, समझे? ओके, तो इस तरीके से अपने जर्मनी में आगे बढ़ेंगे। अभी तुम लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो तुम मुझे बताओ। यस मैम, मेरे हाँ बोलो। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि जब हम अप्लाई करते हैं, आपने बोला पब्लिक और प्राइवेट दोनों में करेंगे, तो दोनों में साथ में ही अप्लाई करना है, या पब्लिक में से कुछ रिजेक्शन या कुछ आ जाए उसके बाद ही करना है प्राइवेट में? બરાબર સિક્યુરિટી ક્વેશ્ચન્સ પેલા લોકો આપ્યા નથી નથી આપ્યા, નવા માંગે તો નહીં આપે। લીવ કરી દીધું છે જે actually સર સરે. જે હતા તે હમ, એ નથી અત્યારે તો આપણે નવી રિક્વેસ્ટ નાખી દીધી છે ઠીક છે, ચલો કઈ બે વાંધો દિવસમાં થઈ એટલે 2 જશે દિવસમાં થઈ જશે ને? नहीं। हाँ बोल, यस सोनल बोलो। हाँ मैम, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो साथ साथ में पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी में साथ में ही करेंगे तो या? तुम्हारा क्या करना है, तुमको कंसल्टेंसी चार्ज लेने तक का ही काम करना है बस, बाकी का आगे का सारा काम विधि करेगी। ठीक है, तुम लोगों को खाली स्टूडेंट की काउंसलिंग करके उससे 35,000 प्लस जीएसटी कंसल्टेंसी चार्ज लेने हैं, बस दैट्स इट। तुम्हारा रोल वहां पे खत्म। ओके, जब तक इसी तुमको नहीं आता है तब तक, जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे तुम आधी चीजें खुद कर पाओगे, पर वही तुम्हारा रोल है। बाद में उसका यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन विधि करेगी, स्टूडेंट से बात करके उसका फाइनल डिसीजन कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब काम विधि मैडम करेंगे। ठीक है, ओके मैम, वो इसी तुम्हारा से नहीं है सिलेक्शन का। तुमको ये तुम अपनी काउंसलिंग में बोल दो कि हमारे जो जर्मनी के हेड काउंसिलर है वो आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करके देंगे। ओके मैम, सेकेंडली जो फंड होता है वो कितना पुराना होना चाहिए? विधि सबसे पहले फंड की जरूरत है? नो मैम। फंड की जरूरत ही नहीं है इसमें जर्मनी में। ओके फाइन, तो अगर हम लोन लेते हैं या कुछ भी है तो बताने की जरूरत है ही नहीं वहां पे? फंड अगर लोन दी है तो दिखा देंगे, लोन का लेटर रख देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है जर्मनी में। देखो, पहले तो पब्लिक में फीस नहीं होती, प्राइवेट में होती है, तो वो लोग कुछ पार्ट भरवाते हैं, जैसे 1,000 यूरो, 2,000, 3,000, कई जगह 7-8 हजार यूरो भरवा देते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो फंड है वो मुझे नहीं लगता दिखाने की जरूरत है, पर अगर दिखाना चाहे तो एफडी, सेविंग्स या फिर एजुकेशन लोन उस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब नहीं, अगर फंड जैसे दिखाने अगर मान ले एसआरएच में, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी उसने अप्लाई किया, 1,000 यूरो भरे, वंशिका ने तो कोई फंड नहीं दिखाया था, तो क्या स्टूडेंट को फंड दिखाने की जरूरत है? और वो 3 महीना 6 महीना ऐसा कोई नियम है कि पुराना होना चाहिए? नहीं मैम, पुराना नहीं चाहिए। 1 मंथ ओल्ड होगा तो भी चलेगा, या फिर सेम डे का होगा तो भी चल जाएगा। आगे अगले दिन का भी चलेगा। फंड का प्रॉब्लम जर्मनी में है ही नहीं। इनका जो भी प्रॉब्लम है ना यही है, पब्लिक में जाना, पब्लिक में जाना, पब्लिक में जाना, वही पे फोकस करो, पब्लिक में ही भेजेंगे, पब्लिक में ही भेजेंगे, फिर मिलता नहीं तो जाते इसी में हैं। बस इतनी ही काउंसलिंग है और कुछ नहीं है, बाकी ये कर लेगी। और अभी तुम लोगों के ज्यादा अगर केसेस हुए तो हम इसको और अच्छे से डेवलप करके सर्विसेज और अच्छी बढ़ाएंगे। हाँ मैम, बोलो। इसमें अगर स्पॉन्सर है कि भाई पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स के कोई फाइनेंशियल्स लगेंगे क्या, अगर कहीं पे कुछ डिमांड करते हैं क्या पेरेंट्स का आईटीआर वगैरह? विधि, आईटीआर लास्ट 2 इयर्स के रख देने के, पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं तो। ओके फाइन। हाँ, और इसमें कुछ एफिडेविट अमाउंट ऑफ है कि इतना ही स्पॉन्सरशिप। आईटीआर होना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं मैम। नहीं है, जर्मनी में उनको, फंडिंग का हाँ, प्रॉब्लम ही उनको नहीं। बस ब्लॉक अकाउंट चाहिए, दैट्स इट। फिर ऊपर जो आईटीआर और वो सब रख रहे हो वो अपने ऊपर है, रखना है तो रखने का, अदरवाइज एफिडेविट ऑफ सपोर्ट इज सफिशिएंट। ओके। ओके मैम, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम प्राइवेट में कर रहे हैं और उसका सीजीपीए बहुत ही कम है, और पता है उसको कि भाई प्राइवेट में ही करना पड़ेगा और मेरा नहीं होने वाला है, तो वो केस में क्या हम ये 35,000 फिर भी लेंगे? देखो, अगर स्टूडेंट तुम्हारे पास आके बोल ही देता है कि मुझे प्राइवेट में ही अप्लाई करना है, और वो सामने से सरेंडर है और सामने से रेडी है कि मुझे प्राइवेट ही अप्लाई करना है, तो तुम सीधा उसको कोई कंसल्टेंसी चार्ज लिए बिना एनरोल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुमको सामने वाला स्टूडेंट 5.5 CGPA 6 CGPA का है, पर एस्पिरेशन वाला है कि मुझे पब्लिक में ट्राई करना है, तो तुम फिर उसमें ये बोलोगी कि प्राइवेट में तुमको मिलेगा, तुम पता ही है तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम प्राइवेट में करो ये सब, तो वो नहीं तुमसे मानेगा। तो इसलिए स्ट्रेटजी ये है
कि सबको एक ही चीज बोलो कि तुम्हारा हम पब्लिक में ज्यादा फोकस करके कराएंगे, प्राइवेट एज अ बैकअप करेंगे, और ये हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस है। ठीक है। तो अगर फिर कोई सामने से सरेंडर होके ही बोलता है मुझे प्राइवेट में ही अप्लाई करना है, नहीं तो तुम सामने से पूछ लो कि आपका जैसे सीजीपीए ये 6 जैसा है, तो प्राइवेट में आपके ज्यादा चांसेस है, आपका क्या मन है, आपको पब्लिक में करना है कि प्राइवेट में करना है, उसकी पहले सोच पूछो। अगर उसने बोला कि मुझे पब्लिक में ट्राई करना है, तो फिर वो वाला। ठीक है। ठीक है, अगर हम दोनों में अप्लाई करते हैं, पब्लिक में और प्राइवेट में, और उसका पब्लिक में नहीं होता है और प्राइवेट में होता है, ठीक है, और हमने उससे कंसल्टेंसी चार्ज ले लिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसको नहीं कंसल्टेंसी बताएंगे? चार्जेस तो हमारे अप्लाई करने हैं के हैं, तो कंसल्टेंसी चार्जेस तो कोई भी केस में नॉन रिफंडेबल हैं, तो रिफंड की तो वहां पे कोई कंडीशन है ही नहीं। उससे फाइन। कंसल्टेंसी चार्जेस पे किए और 2 महीने बाद बोलता है मेरा अभी प्लान चेंज हो गया, रिफंड करके दो, तो कोई रिफंड उस केस में होता ही नहीं है। ये हाँ, मतलब सिंपल हमने नियम है प्राइवेट किया। पूरी एजुकेशन फील्ड का। तुमने आज एक जगह यूनिवर्सिटी में सीट पे डिपॉजिट भर के सीट तुमने ब्लॉक करी और तुमने बिगाड़ दी कि मुझे अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, तो वो डिपॉजिट थोड़ी रिफंडेबल होती है, नहीं होती है, तो हमारे चार्जेस रिफंडेबल नहीं है। ये ओके, अप्लाई अगर करने के चार्जेस हैं। ओके तुम्हारा अगर इसमें पब्लिक हो प्राइवेट हो, हम प्राइवेट तुम्हारा बोल सकते, बिल्कुल हम तुम्हारा एडमिशन लाके ही देंगे। पब्लिक का हम बोल नहीं सकते कि कंफर्म आएगा कि नहीं। अगर तुम्हारा 8 सीजीपीए के ऊपर है तो तुम्हारे चांसेस अच्छे हैं, ये बोल सकते हैं। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, और किसी के कोई हाँ क्वेश्चन? मैम, मैम दोनों आज में एप्लीकेशन फीस होती है क्या, पब्लिक प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं है, पब्लिक में कुछ जगह पे नहीं है, बाकी मेजोरिटी होती है। यूनिअसिस्ट का पोर्टल है, वहां से अप्लाई करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन का 75 यूरो, उसके बाद की सारी एप्लीकेशन का 30-30 यूरो। ओके, एंड 5.5 पे ऐसे कुछ लोग ने आके ऐसा बोला है कि हाँ, 5.5 वीजा पे पब्लिक में भी मिलता है एडमिशन कई जगह पे, और प्राइवेट में भी मिलता है। वीजा रिजेक्शन बढ़ जाता है अगर वीजा 5.5 से। रिजेक्शन तो मैं बोलूँ, देख अपने यहाँ पे तो वीजा नहीं रिजेक्ट हुए हैं हमारे ईईसी के स्टूडेंट के। हालांकि हमने कोई 5.5 बैंड वाले को एंटरटेन भी नहीं किया है, बाकी 6 6.5 बैंड पे वीजा निकल जाते हैं स्टूडेंट्स के। 5.5 वालों को बोलो एडमिशन जरूर तेरा हो जाएगा, पर तू कोशिश करके तेरा स्कोर इम्प्रूव हो। ओके। हेलो। પ્રેક્ષા મેમ, हाँ આજે बोल। જે પ્રોફાઇલ ડિસ્કસ કરી હતી ને એમાં બેચલર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ કરેલું છે. નાઉ हम्म। શી ઇઝ આસ્કિંગ મી ટુ ચેન્જ ધી લાઈક ફિલ્ડ, સો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? जर्मनी में। જર્મનીમાં, યસ. વિધિ, આન્સર ધીસ. બી ઇલેક્ટ્રિકલ કર્યું છે ને ફિલ્ડ ચેન્જ કરવી છે તો? એની પાસે વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે મેમ? 5 yearsનો. મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં છે? નો, બી ઇલેક્ટ્રિકલ કરેલું છે. હા, एक्सपीरियंस તે પ્રાઇવેટમાં મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં જઈ શકે છે બટ પબ્લિકમાં મેનેજમેન્ટમાં નહીં જઈ શકે. हाँ, तो प्राइवेट में एमबीए करा से हाँ पाड़ देवानी के चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट में हम एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ઓકે, नोटेड. पब्लिक में करेंगे तो मैनेजमेंट का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप करवा सकते हो तो करवा दो, तो पब्लिक भी ट्राई करके देखते ઓકે, गॉट इट. हैं। પછી मैम बैचलर्स में जाने के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में कंपलसरी जर्मन लैंग्वेज है कि किसी किसी में वेव ऑफ भी होते कंपलसरी हैं? नहीं है, तू जैसे ये एक एक खोलेगी ना हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट, उसमें लिखा होता है कि जर्मन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो तुम्हें, जैसे तुम करोगे थोड़ा प्रैक्टिस इस डार्ड वाले पोर्टल में, तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, सब ओके में नहीं चाहिए, कुछ ही लोग मांगते हैं। ओके, विधि ने बोला था कि इसमें बैचलर्स वाले में, इसलिए मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूं कि 12th के बाद क्या ऐसे। सबको चाहिए जर्मन का A1 A2? सबको नहीं चाहिए ना। સ્ટુડન્ટ કલિંગમાં જાય છે તો ધેટ ઇઝ મેન્ડેટરી બીકોઝ 13th યર એ લોકો જે ત્યાં ભણશે हाँ, જર્મન देन લેંગ્વેજમાં स्टूडेंट का लीग ભણશે. प्रोग्राम इज अच्छा। तो बैचलर के बाद का बोल रही है कि बैचलर नहीं, करने 12th के बाद बैचलर्स में जाने के लिए, जो बैचलर्स डिग्री हाँ, पब्लिक तो यूनिवर्सिटी में तबस्सुम करने ये के लिए। स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम के लिए जाना हो ना, तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टडी स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम में जर्मन लैंग्वेज में ये पढ़ते हैं बच्चे वहां पे। मैम, कौन सा लेवल तक का चाहिए विधि उसमें? A2 लेवल. A2 लेवल तक का चाहिए तबस्सुम उसमें। और मैम ऐसे मतलब 12th वालों को पब्लिक यूनिवर्सिटी में 4 years का मिलता है ना, और उसमें ATS अगर कंपलसरी देते हैं तो भी नहीं उसके नहीं बाद नहीं, तो थ्री फिर से इयर्स सुन ले, मेरा रिकॉर्डिंग हाँ। बाद में मैं तुझे बता दूं। 12th हम्म वाले बच्चों को पब्लिक में, ठीक है, हम्म 2 ऑप्शन है, या इंडिया से 1 साल करो, या वहां पे 1 साल स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम करो।
वो तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारा 3 साल का बैचलर होगा। तो वैसे 4 ही हुआ, 1 साल का स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम और 3 साल का बैचलर्स डिग्री। ठीक है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, कई जगह पे प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, जैसे अपनी ये एसआरएच देती हैं परसेंटेज पे। ठीक है, स्टूडेंट के प्रोफाइल पे परसेंटेज प्रोफाइल अच्छा हो तो डायरेक्ट दे देती हैं। बहुत प्रोफाइल लो हो ना तो ये लोग फाउंडेशन प्लस बैचलर देते हैं, इस तरह का भी करते हैं। अभी विधि मैंने ये देखा है कि फाउंडेशन प्रोग्राम कई जगह पे 3 महीने 6 महीने का भी होता है, कई जगह पे 1 साल का भी होता है। ये क्या सही है कि सिर्फ 1 साल के ही होते हैं? नहीं मैम, 1 साल का ही होता है। ठीक है, तो 1 साल का फाउंडेशन और 3 साल की बैचलर। पर ये है तबज्जुम कि अगर प्राइवेट में जाएंगे ना तो उनको ये जर्मन लैंग्वेज का जरूरत नहीं नहीं है फाउंडेशन पढ़ने के लिए। बट मैम मैंने एक और सुना था, जब हम लोग स्टार्टिंग में जर्मनी की मीटिंग्स होती थी तो उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि अगर वो टेस्ट एएस देता है और वो क्लियर करता है तो उसको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइवेट में, ऐसा है राइट? आ, मेरे ख्याल नहीं। से तो फाउंडेशन इट्स वेवर नहीं है। खाली अगर मुझे टेस्ट लगा एएस कि में आता, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि नहीं मेरे को है कोई तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में। याद है हाँ, ऐसा कुछ। मुझे भी ये लगा था कि टेस्ट एएस देंगे तो 1 ईयर का जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। टेस्ट एएस इज जस्ट लाइक एसएटी, वो एसएटी ओके। जैसा ही हेल्प करता है, उससे कोई क्योंकि साल तुम्हारा कम नहीं हाँ, होगा। उनका ऐसा कहना था जो ये टेस्ट है होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सब क्लियर नहीं कर पाते, इससे बेटर है कि आप फाउंडेशन ही ले लो क्योंकि उसकी बहुत मिनिमम फीस होती है, इस तरीके से हाँ, कुछ था और जहां इसमें तक भी है। ना तुम लोगों को क्या करने का कि यूनिवर्सिटी से अगर सामने प्रोफाइल आया ना तो यूनिवर्सिटी से बात करो। ठीक है। इसमें ना इन लोगों के नियम होते हैं, जैसे ये अपना जिस्मा वाला है यूनिवर्सिटी वाला, अपना ये यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप वाले, इनके नियम होते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। मुझे ये सीखने को मिला, तुमको मैं बता रही हूँ कि इनके ऑप्शन होते हैं कि तुम सीधा सीधा फाउंडेशन ले लोगे तो हम देने को रेडी हैं, पर अगर तुमने ये कहा कि मुझे टेस्ट एएस देना है फिर मैं सोचूंगा, तो बोले वो फिर एक ही अटेम्प्ट है, टेस्ट एएस क्लियर करोगे तो ही होगा। अगर तुमने टेस्ट दे दिया, अटेम्प्ट किया और तुम क्लियर नहीं कर पाओगे तो एडमिशन फिर नहीं देंगे। तो इससे अच्छा बच्चे को पूछ लो, तू भाई कॉन्फिडेंट है तो ही दे, नहीं कॉन्फिडेंट है तो सीधा सीधा फाउंडेशन ले ले, कोई अटेम्प्ट मत कर, ये वाला। तो ये एक बार ना रिप्रेजेंटेटिव को पूछ लेने का फोन कर करके कि सर मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है, 12th वाला स्टूडेंट है, उसको आपकी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मिलेगा, टेस्ट एस देना पड़ेगा, वो सब पूछ लो। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी की कंडीशन तुमको बताएगा कि ये कंडीशंस हैं। तो वो हमेशा बेटर रहेगा फोन पे बात कर लेने की। हाँ बोल, अभी और हेलो। कोई क्वेश्चन है किसी हेलो को? मैम। मैम મેમ ટેસ્ટ ટેસ્ટમાં મિનિમમ સ્કોર રિક્વાયરમેન્ટ જેવું કઈ હશે દરેક યુનિવર્સિટીનું જો અલગ હોય? ટેસ્ટ એએસ છે ને એ સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ છે, તમે સમજી લો એસએટી ટાઈપનો ટેસ્ટ છે, સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ છે। ઓકે તમારે જે પ્રોગ્રામમાં જવું છે, એન્જિનિયરિંગ, બાયોલોજી, કોમર્સ, એવા તમારે ટેસ્ટ એના સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીને એની એક્ઝામ્સ આપવાની હોય છે। તો જે સ્કોલર સ્ટુડન્ટ હોય છે, સારા સ્ટુડન્ટ, એમને આ એક્ઝામ બહુ ઇઝી લાગે છે। અને જે વીક સ્ટુડન્ટ છે, 50% વાળા, 60% વાળા, એમને આ એક્ઝામ, કારણ કે સબ્જેક્ટ નોલેજ છે એની અંદર, તમને કોઈ પેલું ભણાવવા નથી આવવાનું, તમે જે 12thમાં 10thમાં સ્ટડી કર્યું છે એની પર જ આ એક્ઝામ થવાની છે। તો ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ પર ડિપેન્ડ કરશે। મને જેટલા સ્ટુડન્ટ મળ્યા ને, મને જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ મને મારા, હું જેમને ઓળખું છું, જેમને કર્યું છે, બધાનું ટેસ્ટ એએસ ક્લિયર છે, પ્રોબ્લેમ નથી, એવું છે। એટલે ઇટ્સ ડિપેન્ડ, સામેવાળો સ્ટુડન્ટ જો બહુ વીક હશે ને તો એ સામેથી લેશે જ નહીં ટેસ્ટ એએસ, અને એવું છે। મેમ એમાં બેઝિકલી એવું જ હોય છે ને કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટેક માટે એને ટેસ્ટ ટેસ આપ્યો તો એ ઇન્ટેક માટે જ વેલિડ રહેશે, નેક્સ્ટ ઇન્ટેક માટે નહીં રહે? વિધિને ખબર આ વસ્તુ, વિધિ ટેકનિકલ? યસ મેમ, એ ઓકે, જે તમે ઇન્ટેક માટે એક્ઝામ આપો ત્યાંનું જ હોય, અને આમાં કોઈ પાસ ફેલ નો ક્રાઇટેરિયા નથી। આમાં ટેસ્ટનું જે રિઝલ્ટ આવે ને એમાં રેન્ક્સ આવે છે, એ પછી ઓકે, જર્મન યુનિવર્સિટીના ઉપર છે કયા રેન્ક વાળું રિઝલ્ટ એક્સેપ્ટ કરવું। ઓકે। दूसरे कंट्री के रिजेक्शंस मैटर करते हैं जर्मनी में, जैसे यूएस का रिजेक्शन आया ये सारी चीजें? नहीं मैम, अभी रेशियो अच्छा है तो उतना मैटर नहीं करता है रिजेक्शंस। मैम एपीएस के लिए अगर स्टूडेंट पूछे कि कितना टाइम में जनरली आता है तो हमें टाइम वाइज क्या बताना है स्टूडेंट को? 4 मंथ मैक्सिमम। एंड मैम उससे और ज्यादा अगर मिनिमम? टाइम चाहिए तो? मिनिमम 40 डेज में आवे मैम। ठीक है, तो 40 days से 4 months हम बोलेंगे।
मैम मेरे पास एक स्टूडेंट है प्रिया विरोजा, उसका जुलाई में अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया कोई अपडेट। तो वो इस तेरा केस बड़ा फेमस है जो सबको पता है। तो वो उसका कुछ ना कुछ जरूर होगा डॉक्यूमेंटेशन में, उसी की वजह से उसका अटका पड़ा है। एक बाकी और जिन केस है विद्यानगर से, मानसी गोस्वामी करके, उसका भी 4 महीने हो गए, उसका भी कोई अपडेट नहीं आया है। कुछ भी होगा ना, एपीएस वाले मेल में स्टूडेंट को अपडेट करेंगे ही। पर अगर मैम अपडेट नहीं आ रहा तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। आई मीन उसने हमने डिजी लॉकर भी करवाया था 7 नवंबर को, बट अगेन बराबर है अंजलि, पर ये गवर्नमेंट का है बका, ये ऐसा ही है जैसे वीजा नहीं आया। वीजा नहीं आया तो ज्यादा क्या कर पाएगी, मेल कर पाएगी, वेब फॉर्म भर पाएगी। उससे अच्छा, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ऐसा है। मैम ये एमडीएच वाली मीटिंग हुई थी ना, ग्रीष्मा मैम या हाँ कोई जी। आए थे अभी रिसेंटली, उन्होंने बोला था अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हो ना तो आपके बिहाफ में हम एपीएस आपको 2 से 3 वीक्स में ला के दे देंगे। हाँ तो बहुत बढ़िया, करो ना उसकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई। करवाओ। हेलो। उसकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस भी नहीं है। अभी से तुम्हारे सेंटर के जो जो बच्चे जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, और आई थिंक वो तो कंडीशनल भी एडमिशन देती होगी, तो करवा लो सबका प्रोफाइल इवेल्युएशन। हाँ बोले तो बच्चों को स्क्रीनशॉट दिखाओ कि देख तुझे यूनिवर्सिटी वाले ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो एलिजिबल है, कराओ अप्लाई। कहाँ उसमें पैसा जाता है। और वो एपीएस लाके देती है तो उससे तो बड़ी और कोई दया नहीं हो सकती। तो करवाओ। મેમ આપણી જે જીએસએફસી યુનિવર્સિટી છે ને અહીંયા વડોદરાની પાસે, हाँ। એ એચ પ્લસ માઇનસમાં આવે છે, પણ એક સ્ટુડન્ટ છે એનું એ યુનિવર્સિટીનું એપીએસ આવ્યું છે. અ, તો સારું કહેવાય, બાકી જનરલી પ્લસ માઇનસ વાળા મીડિયમ એટલે લટકતા જ હોય છે, આવશે કે નહીં આવે, આવશે કે નહીં આવે એ સ્ટેજ પર એવું છે. ઓકે. મેમ ડેડની વેબસાઇટ પર અમુક અમુક યુનિવર્સિટીઝની રિક્વાયરમેન્ટમાં મેં જોયું છે કે ઈસીટીએસ પોઈન્ટ્સ કરીને કંઈક છે 180 ને 210, એ શું છે મેમ? 3 years ની બેચલર્સ ડિગ્રી હોય ઇટ મીન્સ 180 ECTS ને 4 years ને તમે 210 ECTS કન્સિડર કરી લો. ઓકે, સો વોટ ઇફ કે યુનિવર્સિટીની રિક્વાયરમેન્ટ 210 છે કે લાઈક તમે કીધું એ રીતે કે તો 4 12 years પ્લસ 3 બેચલર્સ. નથી એક્સેપ્ટ કરતા એ લોકો, દેટ મીન્સ રાઈટ. યસ, અને અગર ઇફ ડિગ્રી રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ 210 ECTS ને સ્ટુડન્ટને 3 yearsની ડિગ્રી છે તો એ લોકોએ નીચે કંઈ ને કંઈ લખેલું હશે કે મિસિંગ ECTS તમે આટલા વર્ક એક્સપિરિયન્સથી કે રીતે તમે અર્ન કરી શકો છો, તો કંઈ ને કંઈ ક્લોઝ હશે એમાં, કોર્સની વેબસાઇટ પર લખેલું હોય. ઓકે, ઇન્ટર્નશિપ કેવું કોઈ ચાલે મેમ? ઇન્ટર્નશિપ ના ચાલે, વર્ક એક્સપિરિયન્સ ચાલે. 3 monthsનું હોય તો 30 ECTS મળે છે, 6 monthsમાં 60 ECTS હોય છે, તો એ ટોટલ મળીને 210 થઈ જવા જોઈએ ને. ઓકે, એન્ડ 12th સ્ટુડન્ટ જે રીતે કીધું કે 1 વર્ષ કાં તો અહીંયા ઇન્ડિયામાં, અધરવાઇઝ ત્યાં સ્ટુડન્ટ કોલિંગ કરવું પડે છે, તો ઈ કેસમાં એપીએસ રિક્વાયર્ડ છે? યસ, એપીએસ બેઝિકલી વિઝા અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માટે જોઈએ. ઓકે, સો લેટ્સ સે કે કોઈ અહીંયા અત્યારે સ્ટડી ચાલુ છે એન્જિનિયરિંગ ઉપર, સપોઝ 1 year ચાલુ છે એમનું, તો એ બંને માર્કશીટ્સ જોઈશે એમાં? ફર્સ્ટ યરની જોશે, એક સેમેસ્ટરની માર્કશીટ મિસિંગ હશે ને તો ચાલશે, પણ એક સેમની તો જોશે જ. ઓકે, અને મારી જોડે એક સ્ટુડન્ટ આવ્યો તો કઈ વીપીડી કયો ટર્મ કહેતો હતો, તો એ શું છે મેમ? એપીએસ રિલેટેડ છે કઈ? નહીં. તો સ્ટુડન્ટ કે વીપીડી નું ક્લિયરન્સ મને મળી જશે પછી હું અપ્લાય ઓકે, કરીશ? સો જો જે લોકો પબ્લિક યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કરે છે ને, તો આમાં મેઇન છે તમારી ડેડલાઇન અને કઈ રીતે એપ્લાય કરવાનું છે. હા આ કે ગુજરાતી આ કે ચાલશે ને? મેન. हाँ ગુજરાતી ચાલશે ને? हाँ चालसे बोल. ओके, तो ओके नहीं चाहिए. देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होती है जिसका ना डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, और काफी यूनिवर्सिटी होती है जो बोलती है यूनियासिस से अप्लाई करो. अब उसमें भी अलग अलग है. काफी यूनिवर्सिटी ऐसा बोलेगी कि पहले आप यूनियासिस से अप्लाई करो. यूनियासिस आपको एक इवेल्युएशन फॉर्म देगी जिसको वीपीडी बोलते हैं, और वो वीपीडी आने के बाद आप मेरी पोर्टल पे अप्लाई करना. ठीक है, तो ये एक वे हो गया. और दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो बोलती है आप यूनियासिस से अप्लाई करो, और वो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन मुझे ट्रांसफर करेगी. समझे? तो इसमें जो वीपीडी है ना, दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज की जो डेडलाइन होती है ना, तब तक अगर आपके पास वीपीडी नहीं आती है ना, तो आप वो प्री एक्सक्लूड हो जाती है स्टूडेंट की एप्लीकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. समझे? तो यहाँ पे जो भी है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेन इज द डेडलाइन.
कि आपको जो भी डेडलाइन है उसके 2 महीने पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, क्योंकि यूनी असिस्ट इवेल्युएशन करने में भी वीपीडी देने में 6 to 8 वीक्स लगाती है। ओके मैम, अमुक ये वीपीडी क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन नंबर या ऐसा कुछ है? नहीं, पूरा इवेल्युएशन फॉर्म आता है कि स्टूडेंट के इतने जर्मन ग्रेड में इतने सीजीपीए बनते हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं आगे। वो मैं आपको एक बार सैंपल दे दूंगी, एपीएस का भी और वीपीडी का भी, दोनों का। वो वेस्ट जैसा है क्या? यूएसए का वेस्ट? यस, इवेल्युएशन ही है एक टाइप से। उसमें जर्मनी में सीजीपीए बच्चे के आ जाते हैं ऐसा? हाँ, यस मैम, और बस उसको उतना ही आता है। बोला जाता है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यस, और यू अगर आर वीपीडी में एलिजिबल। ना हाँ, बोला कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई तो कैंसिल मैम, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अप्लाई नहीं कर पाएगा। अच्छा। મેમ, અહીંયા ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા બી છે કે જેનું 7th સેમેસ્ટર શરૂ છે, સ્ટીલ એમને એપીએસ અપ્લાય કરી દીધું છે, સો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કોઈ બી એક સેમેસ્ટરની માર્કશીટ બાકી હોય ને તો ચાલે, બાકી તમે એપ્લાય કરી શકો છો, બસ અને એના ખાલી માટે એક સેમેસ્ટર રહેવું જોઈએ। પ્રોવિઝનલ ડિગ્રી નથી, 7th હા, સેમેસ્ટર ચાલે સુધીની મેમ, માર્કશીટ છે તો એપીએસ અપ્લાય થશે? ચાલશે, યસ। એપીએસ પણ આવી પણ જશે? આવશે નહીં, એ જ કે તમારું ઇવેલ્યુએશન તો સ્ટાર્ટ ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે કઈ નહીં તો ઓનલાઈન માર્કશીટ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરો લાસ્ટ સેમની। તો હું ઇવેલ્યુએશન શું કહું ત્યારે જ છું સ્ટાર્ટ કે થશે। શું કરવા સ્ટુડન્ટને અધૂરા ડોક્યુમેન્ટ્સ પર અપ્લાય કરાવીને લટકાઈ રાખવાનો? કમ્પ્લીટ થાય પછી જ કરાવો ને, રાઈટ? અને આઈટીએસ મતલબ સપોઝ શરૂ છે ને એનું એકેડેમિક પતી ગયું છે, તો એ તો કેસમાં કરાશે, આઈએલ્સ વગર કરાશે એપીએસ। मैम जैसे वीपीडी सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग ही होता होगा ऑब्वियसली, तो उसमें ऐसा है क्या कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तभी हम वीपीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले किसी वीपीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो भी बेसिकली वीपीडी वाली एप्लीकेशंस होगी ना, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 2 अलग अलग डेडलाइन दी होगी कि यूनी असिस्ट में आप ये पर्टिकुलर डेट्स के बीच में वीपीडी अप्लाई करो और मेरी पोर्टल की डेडलाइन इज दिस देन दिस। तो वो डेडलाइन को देख के हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। સો મેમ, યુ મીન ટુ સે કે આપણે અહીંયા કંડિશનલ એપ્લાય કરવાનું જ નહીં એટલે पब्लिक यूनिवर्सिटी में यू कांट अप्लाई कंडीशनल बेसिस, ઇન પ્રાઇવેટ? प्राइवेट यू कैन। હા, એટલે જો પ્રાઇવેટ એમનું ચાલુ કરાવી દેવાની, લાસ્ટ સેમ બાકી ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ અને પ્રાઇવેટમાં ચાલુ કરાવી દેવાનું। વિધિ પ્રાઇવેટ તો આઈએલ્સ વગર અને એકેડેમિક વગર બંને કન્ડિશન પર થાય बनने, છે, यस રાઈટ? मैम। પ્રાઇવેટ પહેલા ચાલુ કરાવી દેવાનું। मैम जर्मन सर्टिफिकेट जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है उसका कंडीशन भी नहीं कर सकते कंडीशनल अप्लाई? अगर स्टूडेंट जैसे एग्जाम डेट बुक कर दिया है और रिक्वायरमेंट है बट आई एप्लीकेशन थिंक डेडलाइन जा जर्मन रही है, लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट तो कहीं पे वैसा नहीं होता है, मैं नहीं कुछ समझी। कुछ मैम पब्लिक, जैसे अगर स्टूडेंट ने डेट बुक कर दिया है, यूजुअली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि स्लॉट नहीं मिल पाता है जर्मन एग्जाम्स का, तो क्या करते हैं कि स्टूडेंट एप्लीकेशन कर देते हैं, फिर शायद वो अपलोड कर देते हैं कि उन्होंने एग्जाम के लिए स्लॉट बुक किया है, तो वो चलता है कंडीशनल के लिए? चलेगा, आप एप्लीकेशन पंच कर सकते हो, बट जर्मन यूनिवर्सिटी बहुत स्टिफ होती है। उन्होंने बोला 15 दिसंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो नहीं देखेगी कि आपको स्लॉट नहीं मिला या क्या नहीं मिला। उनको उतना पता है बस डॉक्यूमेंट नहीं आया है, कैंसिल करो, दैट्स इट। ओके। मैम एपीएस सबमिट करने के बाद अगर स्टूडेंट का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो वो भी हम सबमिट कर सकते हैं? नहीं मैम, एपीएस वो इवेल्युएट करने, आईएलटीएस इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएलटीएस ऑलरेडी वेरीफाइड पार्टी कंडक्ट करती है। तो एपीएस को सिर्फ आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट ही इवेल्युएट करना है, आईएलटीएस वो देखेगी भी नहीं अगर आप रखोगे फॉर्म में तो भी। ओके मैम। विधि और कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता जो इन लोगों को अभी तक, ये काउंसलर्स को, जहां पे तुझे लगे कि इतनी इतनी चीजें उनको थोड़ी समझानी चाहिए, करनी चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ चीजें वो बता। मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बार। हम्म।
आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं। नहीं दिख रही? नाउ कैन यू सी? यस। हाँ। ओके, तो ना ये एक बेसिक जो अभी तक इश्यू आ रहा है ना कि काउंसलर को पता नहीं चलता है कि क्या एप्लीकेशन हो रही है, स्टूडेंट की क्या डेडलाइन है। तो ये ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, और ये इसमें वीपीडी वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज एक स्टूडेंट है, उसको अप्लाई करना है डेटा साइंस में, और उसको अप्लाई करना है इंगोलस्टाक यूनिवर्सिटी में। ये टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन वाला टैब आपको खोलना है। यहाँ पे नीचे ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है एप्लीकेशन डेडलाइन, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन टू, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पहला स्टेप पे आपको यूनी एसेस से वीपीडी लेना है। उसकी डेडलाइन क्या है? 15 जून टू लास्ट बाय 1 दिसंबर फॉर विंटर। देखा आपने? हाँ, 15 जून फॉर विंटर एंड December 1 फॉर समर। नहीं, यस, 1 दिसंबर इज फॉर समर, ठीक है। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे अप्रैल इनटेक में करना है, तो उसको 1 दिसंबर तक तो यूनी एसेस में अप्लाई करके वीपीडी ले लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो उनका डायरेक्ट पोर्टल है वो 15 नवंबर से 15 जैन तक ही ओपन है, राइट। और यहाँ तो उनकी जो डायरेक्ट की एप्लीकेशन पोर्टल होती है वो यहाँ पे ऑलरेडी दी होती है उन्होंने। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे ना आपको कोर्स वेबसाइट बहुत देखना है। अभी फर्स्ट ये जो यूनिवर्सिटी है कैजर्सलाउटन आप ले लो, रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट एप्लीकेशन है, राइट। इट मीन्स नो एप्लीकेशन फीस, बराबर। बट अगर इसका जब आप कोर्स वेबसाइट पढ़ोगे पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वहां पे ये लोग 70 यूरोज आपसे मांगेंगे बैंक ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो इसलिए व्हाट यू गाइस हैव टू डू कि आप जो एप्लीकेशन में आपको शीट प्रोवाइड करूंगी सबको, जब भी कोई स्टूडेंट आएगा ना उसकी फाइनल यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड करूंगी, उसमें मैं डेडलाइन लिख के देती हूँ। प्लस उसमें मैं ये भी लिख के देती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि काफी पब्लिक यूनिवर्सिटी ना एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। और उसमें मैं एप्लीकेशन फीस भी लिख के देती हूँ, तो आपको भी एक बार शीट है ना प्रॉपर देखनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा पंच कब करनी है और कब नहीं करनी है एप्लीकेशन। तो आई थिंक सिलेक्शन का काम विधि पे छोड़ दो, पर एटलीस्ट तुमको पता होगा कुछ चीजें, जैसे स्टूडेंट सामने से लेके आके मुझे ये जगह अप्लाई करना है, तो तुम लोग अपने एंड पे भी चेक करके रखो कि क्या डेडलाइंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब तुम भी चेक करके रखो। बाकी फाइनल सिलेक्शन में विधि सिलेक्ट करके देती है तो पूरी एक्सेल बना के ही देती है, राइट विधि? यस। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? तो मेन तुम लोग अपने जो जर्मनी के केसेस है ना वो लेना स्टार्ट करो। अगर उसका 7 सेमेस्टर तक का कंप्लीट हो गया है तो कंसल्टेंसी चार्ज लेके सबसे पहले एपीएस उनके अप्लाई करना चालू करो, और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे उसका जैसे आईएलटीएस वगैरह आएगा तो वैसे एप्लीकेशन चालू करेंगे। ओके, और इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ तुम लोगों को। नहीं? ओके, तो फिर अपने ये मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, बाय। मैम हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे आइल्स कर रही है, उसको स्पाउस वीजा पे जाना है जर्मनी, तो आइल्स देना हम मैंडेटरी है करेंगे फाइल स्पाउस वीजा पे, आईएलटीएस नहीं, जर्मन लैंग्वेज। उसको जर्मन लैंग्वेज चाहिए ना विधि उसको? यस मैम।
हाँ, तो अभी वो आइल्स में है और उनके जो है मतलब हस्बैंड वो ऑलरेडी जर्मनी में है, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि आइल्स मतलब देना है मैम, नहीं देना है। नहीं मैम, नहीं चाहिए IELTS उसके लिए। हाँ कोई उसको बोल आयस तो भले कर, तेरे को इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसलिए, नहीं तो रिफंड मांगेगी। नहीं नहीं મેમ એ વખતે ખ્યાલ નતું ને તો અમાર મેડમે હા એમને આઇલ્સ નું કીધું તું, હવે મને બી એમ થાય છે કે આઇલ્સ મતલબ ના હોત હા તો તો એનું વાંધો નહીં, એને કે તમારા ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે જરૂરી છે, આયસ તો તમે સાઈડ પર ચાલુ જ રાખો, પણ પહેલું જર્મન લેંગ્વેજની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ ચાલુ કર દો. હા મેડમ મારે એક બીજું બી તમારું કામ હતું, તમે મતલબ ફ્રી હો તો મતલબ યુએસએ માટે એક આયા હા છે તો આપણે ક્લાયન્ટ, છે તો ને આ રેકોર્ડિંગ કર્યું છે, મીટિંગ બંધ કરી દઈએ, પછી આપણે બીજી હા મીટિંગ ચાલુ કરું છું ત્યારે વાત કરીએ. હા હા વાંધો નહીં, હા ઓકે બાય. હા મેમ મારે પણ કેનેડા માટે કેસ ડિસ્કસ કરવો છે. હા આપણે આ મીટિંગ બંધ કરી દઈને ફરી ચાલુ કરું ત્યારે આવો. હા ઓકે. हेलो हेलो मैम। ના ટેસ્ટ दीदी मुझे ગણીને आपका काम है, आपके compulsory ब्रेकआउट रूम में requirement आ છે તો सकते આપવાનું જ હોય છે, અને ઘણી પ્રાઇવેટમાં નથી જરૂર હોતી. અને સ્ટુડન્ટ કલીગ શું છે કે તમારું 12 years ઓફ એજ્યુકેશન નથી, તો ઇન્ડિયામાં કાં તો 1 વર્ષ બેચલર ડિગ્રી કરો, કાં પબ્લિકમાં કરવું છે તો સ્ટુડન્ટ કોલિક પ્રોગ્રામ કરો, અને પ્રાઇવેટમાં કરવું છે તો સ્ટુડન્ટ કોલિક પ્રોગ્રામ નહીં જોઈએ, ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ કાં તો ડાયરેક્ટ એડમિશન. અને બીજી વસ્તુ, સ્ટુડન્ટ કલિક પ્રોગ્રામમાં કમ્પલસરી જર્મન A2 લેવલ જોઈશે, પ્રાઇવેટમાં કરશો તો નહીં જોઈએ. હા બોલો. हेलो मैम। આ હા તમે બોલો આજે જેવી રીતે બેટા. જર્મનીનું કાઉન્સેલિંગનું આખું આજે તમે પ્રોસેસ આખી સમજાવીને, એવી રીતે અમને UK કાઉન્સેલિંગનું આવી આખી ટ્રેનિંગ જોઈએ છે. યુકે ની રૂકસાના મેડમે આપ્યા છે ને વિડીયોઝ, એ તમે જોઈ લો. હા એ તો છે, પણ આવી રીતે તમે આજે જેવી રીતે આખું આવી રીતે સમજાવ્યું ને, હા ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેનિંગ વી નીડ. ઓકે, એ હું મારે જોવું પડશે રૂકસાના પાસે એને કઈ રીતે કરાયું છે. બાકી એના 3 પાર્ટમાં વિડીયોઝ છે યુકેના, એ અગર તમને જોયા હશે તો તમને કાઉન્સિલિંગ અને કોર્સ સિલેક્શન આવડી જશે, તો ખ્યાલ મેમ આવ્યો. એક અને વાર છતાંય વિડીયો તમને નથી ફાવતું તો આઈ ટોક ટુ હર, આપણે એક રાખીશું ટ્રેનિંગ આની પણ. અને હા એક ઓસ્ટ્રેલિયા માટે પણ મેમ. ઓસ્ટ્રેલિયાની કાલે જ કરી લઈએ. ઓકે ઓકે ફાઇન, યા થેન્ક યુ મેમ. બાય. હા એક જ મિનિટ, હું આનું રેકોર્ડિંગ